5 मिनट बकवास नहीं करती। ओहो सॉरी, ओए चश्मा नहीं ओए मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर। हाँ बेटा, हम टॉपिक लेके चलेंगे 217 पेज पे है अबुल फजल की आईने अकबरी। इसको डिटेल से अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। उषा दाइमा, गुड मॉर्निंग। कल आपने पूछा था कि बाबर का आप कह रहे थे 1519 में, वो 1519 में बेटा पहला सैन्य अभियान था इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो कामयाबी उस समय नहीं मिली, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, और एक्चुअल में जो कामयाबी मिली है वो 1526 में मिली है। ठीक है बेटा, वो आपकी गलत नहीं है, वो फर्स्ट एक्सपीडिशन था उसका इंडिया के खिलाफ। हाँ हाँ, सैन्य अभियान। अब हम आगे चलते हैं अबुल फजल की आईने अकबरी के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर कभी क्वेश्चन आईने अकबरी को सेंटर्ड करते हुए कोई शॉर्ट आंसर पूछ लिया जाता है, इस पे नोट कर लिखना आ जाता है, अबुल फजल की रचना के विषय में कुछ लिखना आ जाए तो इसके विषय में ही आपको बताना है। ये हमें काफी कुछ मुगल काल के विषय में बहुत अच्छी प्रामाणिक जानकारी हमें देती है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी अन्य चीजों पर विश्वास करें तो उतना ज्यादा वो इतना प्रासंगिक नहीं रह जाएगा जितना कि ये है। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी। यानी एक प्रोजेक्ट की तरह से इसको तैयार किया गया था। इसको क्लासिफिकेशन करते हुए ऐतिहासिक बातों को भी इसमें डाला गया, प्रशासनिक बातों को भी इसमें डाला गया। ऐतिहासिक में मतलब अकबर से पहले के कौन कौन से शासक रहे, जैसे हुमायूं के विषय में और बाबर के विषय में भी जानकारी इसके अंदर डाली गई। और प्रशासनिक परियोजना का मतलब होता है प्रशासन में कितने विभाग थे, उनका काम कैसे चलता था, सैन्य विभाग कैसे काम करता था, उसकी जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अबुल फजल जो कि एक दरबारी इतिहासकार था अकबर का, उस अकबर ने उसको जिम्मा दिया था कि आप इस तरह का एक रिकॉर्ड तैयार करें, आईने अकबरी लिख के दिखाएं, इस तरह के एक प्रोजेक्ट पे काम करें। तो उसकी जिम्मेदारी अबुल फजल ने ले ली थी कि मैं करके दिखाऊंगा। अकबर के शासन के 42वें वर्ष, ये 42वां वर्ष कब से होता है? 1598 ईस्वी में। 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। यानी जब अकबर के शासन के 42वां वर्ष चल रहा था तो यह 1598 ईस्वी हो चुकी थी, और उस समय इसमें 5 करेक्शन किए गए थे, होंगे उसके अंदर कुछ गलतियां होंगी, तो 5 संशोधन किए गए उसके अंदर, और उसके बाद इसको कंप्लीट कर माना गया। तो ये पूरा होने की डेट 1598 है। आईन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। यानी अकबर के कहने से आईन लिखने की बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया गया। बृहत्तर परियोजना का मतलब होता है एक बड़ा प्रोजेक्ट। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। यानी आईने अकबरी को यहाँ पर इस परियोजना का रिजल्ट, इसका परिणाम क्या था? आईने अकबरी का अकबरनामा। क्या कहा जाता है इसे? अकबरनामा भी कहा जाता है। इसके 3 जिल्द होते थे। 3 जिल्द मतलब 3 पार्ट्स होते थे। पहले 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की, यानी इसके पहले के इतिहास को उन्होंने बताया कि अकबर से पहले कौन कौन से शासक रहे, उनको जीवन में किस तरह की कामयाबी मिली, कितना क्षेत्र इनका मतलब पहले उनके कब्जे में रहा है, नियंत्रण में रहा है, कैसा प्रशासन था, उसकी जानकारी हमें पता चलती है। तो ये पहले 2 पार्ट्स में, 2 जिल्दों में इस तरह का विवरण है ऐतिहासिक दास्तान। और इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज्यादा करीबी नजर डालेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें ऐतिहासिक जो दास्तान है आईने अकबरी की, उनके अंदर ज्यादा विवरण उस चैप्टर में मिलेगा। और जो तीसरी जिल्द है वो आईने अकबरी है।
अब हम पूरा कंप्लीट भी इसको आईने अकबरी बोल देते हैं। अब हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि इसको जो अकबरनामा है, अकबरनामा, अकबरनामा क्या है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट का नाम है अकबरनामा, और इसके 3 जिल्द हैं। तो 2 जिल्द हैं वो ऐतिहासिक विवरण की जानकारी प्रदान करते हैं, और जो तीसरा विवरण है वो आईने अकबरी है, यानी सिर्फ अकबर के विषय में जानकारी उससे मिलती है। आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि भी आईने अकबरी को किस रूप में संकलित किया गया, तो शाही नियम कानून के सारांश, यानी गवर्नमेंट के द्वारा या राजा के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं उनका मोटा मोटा जो है सारांश उसके अंदर डाला गया आईने अकबरी में, और साम्राज्य के एक राजपत्र यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी मुगल साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में इसको माना गया। तो आईने अकबरी में 2 चीजें हैं, शाही नियम कानून के सारांश, यानी जो भी उस समय रूल्स होते थे उनका एक इसमें थोड़े बहुत जानकारी डाली गई, सारांश से पता चल जाता था कि क्या क्या है, उसका सार डाल दिया गया उसमें, और जो साम्राज्य का एक गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में इस आईने अकबरी को माना गया। अब आते हैं आगे, आइन कई मसलों पर विस्तार, यस बोलो, यस सर ये ऊपर वाला टॉपिक दोबारा बता दो, भारत में चांदी कैसे आई? चांदी कैसे आई? अच्छा बेटा ये वाला, ठीक, यस सर। देखिए बेटा, ये जोवानी कारेरी नाम का एक विद्वान हुआ है जो बर्नियर के समकालीन हुआ था। बर्नियर भी एक ऐतिहासिक इसी तरह के एक यात्री रहे हैं, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जोवानी कारेरी जो है इटालियन है, इटली का एक मुसाफिर है, इंडिया आए थे, इंडिया के मुगल साम्राज्य के दौरान बाहर से आने वाली चांदी के विषय में जानकारी हमें प्रदान कर रहे थे। इसमें हमें कैसे पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुख समृद्धि देखने को मिलती थी। इन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सोने और चांदी के जो सिक्के हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहे थे, मुद्रा पहुंच रही थी, तो उसमें इंडिया जो है उसका उसमें अंतिम रूप से वो इंडिया में पहुंच जाते थे। इसमें इन्होंने बताया कि इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, यूरोप के कई राज्यों से होते हुआ इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में चला जाता है, यानी तुर्की से भी व्यापार होता था। तो अमेरिका से काफी मात्रा में पैसा इधर आ रहा है, यूरोप से भी आ रहा है, और यूरोप से आने वाला जो पैसा है कुछ मात्रा में तुर्की में भी चला जाता है, क्योंकि तुर्की से भी व्यापार उस समय होता था। अब इसमें आगे बता रखा है थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मरणा होते फारस पहुंच जाता है, यानी ईरान इराक की तरफ चला जाता है रेशम के लिए। इन्होंने थोड़ा सार रूप में बता रखा है। आगे बताया है क्योंकि तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते, यानी कॉफी उन्हें चाहिए, जैसे चाय पीने के लोग आदी होते हैं वो कॉफी पीने के आदी होते हैं तुर्की लोग। ओमान और अरबिया से उसे मंगवा लेते हैं, और ना ही फारस, अरबिया और तुर्की भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। यानी जो ईरान और इराक का इलाका है, सऊदी अरब का इलाका है, तुर्की का इलाका है, भारत की वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इनको गर्म मसाले चाहिए। गरम मसाले हमारे देश में बहुत पर्याप्त मात्रा में उत्पादन उस समय भी होता था, आज भी होता है। हमारे प्रमुख रूप से जो एक तरह से निर्यात की जो वस्तु होती है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। मुद्रा की विशाल मात्रा जो लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं, यानी इस मुद्रा की, यानी ये देश जो है फारस, अरबिया और तुर्की, ये हमारे इंडिया से वस्तु खरीद लेते हैं और क्या देते हैं उसके बदले चांदी दे देते हैं। तो ये जो मुद्रा है वो बड़ी मात्रा में लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा नामक स्थान पे भेजते हैं, जो कि हमारे इंडिया से बाहर है, वहां पे पैसा आता है एक बार। इसी तरह से ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं, यानी ये जो चांदी है इन्होंने बताया कि ये बसरा शहर कैसा है, इसमें सैनिक शहर होता था ये, जैसे कि आज हमारे दिल्ली कैंट है, मेरठ कैंट है, सैनिक छावनी शहर होते हैं, तो इस तरह का सैनिक छावनी शहर होता था ये उस समय। तो ये मुद्राएं पहले मोचा पहुंचती हैं, फिर मोचा के बाद में कहां पे जाती हैं, फारस की खाड़ी पे स्थित बसरा, वहां चली जाती हैं। फिर क्या होता है, बाद में वे सारी संपत्ति जहाजों में हिंदुस्तान भेज दी जाती हैं। हिंदुस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान का ही उस समय ये लोग, सऊदी अरब के लोग, तुर्की के लोग, फारस के लोग इसको हिंदुस्तान के नाम से उस समय जानते थे।
और ये कंप्लीट जो प्रॉपर्टी है, सारी संपत्ति, जितना भी पैसा है, सोना है, चांदी है, गोल्ड है या सिल्वर है, वो सब इन मार्गों से, जैसे बेबल मंडेल से मोचा गया, मोचा से बसरा आया, बसरा से फिर हिंदुस्तान आ गया। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली जहाज हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तानसेरी, म्यांमार के हिस्से, श्याम थाईलैंड, सिलोन श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। यानी भारत का जो माल है, बहुत से प्रकार की जो वस्तुएं हैं, इन स्थानों को भेज दी जाती हैं। ये सभी स्थान आपके नाम यहाँ पे आए हुए हैं। तानसेरी म्यांमार का हिस्सा है, श्याम थाईलैंड को कहा जाता है, श्याम देश, सीलोन श्रीलंका का उस समय का नाम था, और इन सभी स्थानों पर इसे भेजा जाता था। इन जहाजों को निश्चित तौर पर सारा सोना चांदी जो है इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचाना पड़ता है। यानी अंतिम रूप से हमने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लिया, किसी ना किसी तरीके से जो संपत्ति है, यानी जो सोना चांदी है या गोल्ड है, किसी भी तरीके से हमारे इंडिया में लास्ट में पहुंच ही जाता है। तो जहाजों के माध्यम से ये हमारे इंडिया में आ रहा है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, मान लीजिए जो डच कहाँ के लोगों के होते हैं, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। तो जो डच लोग हैं, जापान की खदानें जो हैं, यानी सोने की हैं, चांदी की भी है, तो उनसे जो खुदाई का काम होता है, काफी मात्रा में धातु प्राप्त करते हैं, तो देर सवेर कहाँ चली जाती है, ये हिंदुस्तान को चला जाता है, क्योंकि उसका अंतिम उत्पाद इंडिया के पास पहुंचता है। क्योंकि इंडिया से भारी मात्रा में दुनिया भर की जरूरत की चीजें निर्यात की जाती थी, और उसके बदले में उस समय मुद्रा का प्रचलन सोना और चांदी की धातुओं से होता था। इस वजह से हमारे देश में चांदी का बहुत ही पर्याप्त मात्रा में बाहर के देशों से इंडिया में बहाव हो गया, यानी इंडिया के लिए हो गया। यहां से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाएं या फिर इंग्लैंड जाएं या फिर पुर्तगाल जाएं, ये तीनों देश यूरोप के देश हैं। इन तीनों क्षेत्रों के लिए, यहाँ पर यूरोप के लिए जो भी चीजें हमारे इंडिया से जाती थी, सब नगद में खरीदी जाती हैं। यानी सब लोग पैसे देते हैं उसके, और वह नगद कहाँ पहुंच जाता है, हिंदुस्तान में रह जाता है। कहाँ रहता है, हिंदुस्तान। और इस तरीके से ये पता चल रहा है, जिस तरह से इसकी जो हेडिंग डाली गई है, हेडिंग में बेटा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, हमेशा हेडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत में चांदी कैसे आई, उसकी एक प्रोसेस यहाँ पे समझा रखी है। किसके लेख से पता चलता है, जोवानी कारेरी के लेख से पता चलता है, जिसने अपना आर्टिकल कैसे लिखा, बर्नियर के लेख पर आधारित करके लिखा। ठीक है बेटा। और हमारे देश में इस प्रोसेस के जरिए आप मेनली ये मान के चलो कि इंडिया से बहुत से देशों को ये इस तरह की जरूरतमंद चीजें निर्यात होती थी, और उसके बदले में मुद्रा हमारे इंडिया में किसी न किसी जरिए से पहुंच जाती थी। इन सभी स्थानों के नाम याद कीजिए, किस किस तरह की वस्तुएं भेजते थे, कैसे मंगवाते थे। अब हम आईने अकबरी पे आगे चल रहे हैं। देखिएगा, हमने यहां तक का पढ़ाया था। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। सेकंड पैराग्राफ, आइन किस किस तरह के मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज। बताओ बेटा, इसमें क्या क्या चीजों पे फोकस किया गया है। अगर आपसे कहा जाता है कि आईने अकबरी में हमें मुगल साम्राज्य के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं कि किस में क्या क्या जानकारी दी गई है, तो इसमें दरबार को एक्सप्लेन करोगे हेडिंग बना के, प्रशासन को करोगे, सेना के संगठन को करोगे, राजस्व के स्रोत को करोगे, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल को करोगे, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों को करोगे, तब जाकर के आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाओगे। और आपकी जो हेल्प बुक होती है उसमें डिटेल से बाकायदा हेडिंग बना करके इस तरह के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से समझाते हुए, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, बाकायदा इसमें पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी पढ़ के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अकबर की सरकार तमाम विभागों और प्रांतों को उस समय सूबों के नाम से जानते थे। सूबे क्या होते हैं बेटा, प्रांत होते हैं, डिविजन्स होते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से साथ देती है। तो बेटा यहाँ पे क्या पता चला, हमें आइन से क्या क्या पता चला, दरबार का पता चला, प्रशासन का पता चला, सेना के संगठन का, राजस्व के स्रोत का, कैसे रेवेन्यू प्राप्त होता है, टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, अकबर के साम्राज्य का
जो प्रांतीय क्षेत्र है, कौन सा प्रांत कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, उसकी भूगोल का पता लगता है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पे मिट्टी कैसी है, वहां पे पर्वतीय इलाका है, पठारी है, मैदानी है, जैसा भी है, और लोगों के कल्चर का पता चलता है, साहित्यक के जानकारी का पता लगता है कि लोग किस किस तरह के साहित्य को पढ़ते थे उस समय पर, जैसे कि आईने अकबरी का पता लगा, हमें अकबरनामा का पता लगा, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों का पता चलता है, लोग कैसी वेशभूषा, कैसा खान पान, कैसा रहन सहन, कैसे आचार विचार, किस तरह के धर्म का पालन करते थे, धार्मिक रिवाजों में कौन कौन सी बातें शामिल होती थी, कौन कौन से टैक्स पे करते थे, इन सब की जानकारी हमें आईने अकबरी से मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा बेटा, इसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है अकबरनामा, और अकबरनामा के 3 जिल्द होते हैं, तीसरे जिल्द का नाम आईने अकबरी है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, एक बात जरूर बताएं कि आपको स्कूल से मैसेज मिल गया था? हाँ बेटा, स्कूल से कोई जानकारी मिली है आपको, स्कूल ओपन होने से रिगार्डिंग? आप है बेटा? टीचर्स तो बोल रहे हैं, ग्रुप पे मैसेज नहीं आया। अच्छा, ग्रुप पे मैसेज अब तक नहीं है, और सीआर एप्लीकेशन पे वहां है? उस पे चेक नहीं किया सर। अच्छा, एक स्कूल के सॉफ्टवेयर से मैसेज आता है आपके लिए, तो क्या उस तरह का नहीं गया? जो फीस से रिगार्डिंग इस तरह से जाता है, तो क्या उस तरह का आपके फोन पे नहीं गया स्कूल के सॉफ्टवेयर से? नहीं सर, अभी तक नहीं गया, कोई बात नहीं, आएगा, आपको तो बताएंगे ही। वैसे आपको अंदाजा तो लग ही चुका है, अब टीचर्स का जो ग्रुप है 9th से 12th वाले में, उसमें प्रिंसिपल मैम ने बताया है बाकायदा 16 से स्कूल ओपन हो रहे हैं, और 15 को भी कुछ स्टाफ मेंबर्स को बुलाया जाएगा। तो उसके, और आज जो आपके बोर्ड रखे हुए हैं टीचर्स के घर पे, तो शायद उनको कलेक्ट करने का काम आज होगा, इस तरह का मैसेज मैम ने दिया था। और जो कल की वीडियो टीचर्स बना रहे हैं, वो वीडियो आज ही बनानी पड़ेगी उनको। तो इस तरह का था बेटा, तो तुम्हें भी बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो गाइडलाइन आपको दी जाए उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है। ठीक है बेटा? हाँ बोलो बेटा, इसके लिए अपडेट मैं उनसे मांगता हूँ एक बार। ये भरत सर ने हमारे पास नहीं भेजा है अभी तक, वो अपने वीरेंद्र सर है ना, उन्होंने तो देखा है, वो आपके ग्रुप में भी डाल रखा है, उसमें आपने देखा भी होगा। वैसे ज्यादा चैप्टर तो रिड्यूस नहीं हुए, मैंने देखा है उसमें भी पॉलिटिकल में काफी चैप्टर दे रखे हैं अब भी, क्योंकि टोटल है 18 है, 9 एक में है, 9 एक में है। और यहाँ आपने देखा होगा कि जो पहली बुक है उसमें कुछ चैप्टर कट गए, तो उसमें दूसरी वाली बुक में इतने ज्यादा नहीं कटे, टोटल 16 चैप्टर तो अब भी पढ़ोगे आप उसमें, तो इतना कट कहाँ हुआ है बेटा? इतना ज्यादा कहाँ कट गया? मैंने भी देखा है उस चीज को, आपने भी देखा है, नहीं देखा? ये सर एक चैप्टर अभी हाँ तो बेटा बहुत कम कटा है ना, बस उसी के रिगार्डिंग ही रहेगा, बस एक एक मुश्किल से, ज्यादा तो नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा छुट्टी का वो नहीं रहा, केवल 2 ही महीने इस बार तो अभी आप प्रभावित हुए हैं, और ज्यादा अगर आगे कुछ दिक्कत होती है ना तो कटेगा, क्योंकि पिछली बार तो बच्चे अक्टूबर में उनको बहाल किया गया था स्कूलों को, और उससे पहले तो परमिशन ही नहीं थी। ठीक है बेटा, अब आगे यहां से चलते हैं। आज मैं पूछता हूं वीरेंद्र सर ने उस चीज को कहां से मतलब देखा है, या भरत सर ने उनको भेजा, कैसे किया? ठीक है बेटा, वैसे ज्यादा नहीं कटेगा, इतना मान के चलो बेटा, मुश्किल से 2 चैप्टर, और नहीं 2 भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से 18 चैप्टर में से आप 16 आप पॉलिटिकल में पढ़ रहे हो, तो सिलेबस तो रिड्यूस बहुत कम हुआ है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी, यानी धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता था किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए जमीन के टैक्स से संबंधित कोई सूचना है, उसको इकट्ठा करना है, तो प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के सर्वे करते थे और उसको उसकी सूचनाओं को लिख लेते थे, फिर उसको सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना। सिलसिलेवार तरीका मतलब क्या होता है? क्रमवार तरीके से,
कि जो घटना पहले हुई उसको पहले और जो बाद में हुई उसको बाद में। तो ये एक बड़ा मतलब ये शाही कवायद का मतलब होता है कि जो शाही अधिकारी होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे, उनका ये महत्वपूर्ण काम था इस तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करके उनको लिखना। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी कि बादशाह को इस चीज का पता लग गया कि उसके साम्राज्य में किस किस रिवाज का पालन लोग करते हैं, कैसे कैसे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसा रहन सहन है, उनका खान पान कैसा है, उनके व्यवसाय क्या है, उनके पेशों की जानकारी मिल गई। और इस तरह से हमारे लिए आईने अकबरी शासन के दौरान मुख्य साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की एक खान है। यानी पूरी तरह से एक जैसे खदान के अंदर कोई भी धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसी तरह से आईने अकबरी से मुगल साम्राज्य के बारे में ज्यादा सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि आइन का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है। याद रखिए, अलग अलग क्षेत्र के प्रांत तो बना रखे हैं, सूबे बना रखे हैं, लेकिन फिर भी केंद्र को ध्यान में रखते हुए जानकारी आइन में डाली जाती है। यहाँ ये नहीं रखते कि भाई सूबे को महत्व देना है, केंद्र को महत्व ज्यादा देना है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। इसका मतलब है कि जो समाज का शीर्ष है, टॉप लेवल है, उससे समाज को देखा जाता है। यानी सबसे ऊपर समाज के अंदर सबसे ऊपर उस समय कौन माना जाता था? शासक होता था। तो शासक की नजर से आम जनता की एक तस्वीर, समाज की एक तस्वीर को तैयार किया गया है। यहां आप देख सकते हैं अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल क्या है कि उसके पास कोई आया होगा, कोई भी दरबारी आया होगा, तो वह आश्रयदाता को, जिसको अपने आश्रयदाता कौन होता है? जो आश्रय देने वाला होता है। तो अब अबुल फजल को आश्रय किसने दिया? शासक ने दिया। तो इसका मतलब अकबर को ये दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अकबर को, क्योंकि उसका आश्रयदाता अकबर था। अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। उसके हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स है। ये कोई प्रिंटिंग नहीं थी, प्रिंटिंग टेक्निक उस समय डेवलप नहीं हो पाई थी। तो यहां हमें ध्यान रखना है, इसके तीनों पार्ट्स होंगे। इसमें 2 ऐतिहासिक पार्ट होंगे और एक आईने अकबरी का तीसरा पार्ट होगा। 3 जिल्द थे इसके। तो ये इन्होंने आश्रयदाता कहा है, आश्रयदाता अकबर थे, और अकबर को ये भेंट पांडुलिपि के रूप में यहां दी जा रही है। अकबर राज सिंहासन पे बैठे हुए, नीचे बैठा हुआ अबुल फजल है, जो दरबारी इतिहासकार है। आगे चलते हैं। इस तरह के चित्र के जरिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो पांडुलिपि के बारे में कोई जानकारी पूछ लें, या फिर आपसे आईने अकबरी की कोई विशेषता पूछ लें, या फिर अकबरनामा की कोई एक विशेषता पूछ लें। तो इस तरह से आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तैयार होंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे इस पे बेस करते हुए, इसीलिए ये जानकारी दी जाती है साथ साथ। आगे चलते हैं बेटा। आइन 5 भागों या दफ्तर का एक संकलन है। आइन के कितने पार्ट हैं? इन्होंने आइन के 5 भाग बताए हैं, जिसको दफ्तर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? दफ्तर। जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी प्रदान करते हैं कि प्रशासन कैसा है, कैसे चल रहा है, कौन कौन अधिकारी टॉप लेवल पे हैं, उसके नीचे कौन कौन से अधिकारी हैं, कर्मचारी कैसे काम करते हैं, वो सब पता चल जाता है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। क्या नाम है सबसे? मंजिल आबादी। मंजिल आबादी क्या है? ये पहली किताब है। जो 5 भाग बताए थे, दफ्तर बताए थे आईने अकबरी के, तो उसके अंदर जो पहला है मंजिल आबादी, इसमें क्या मिलता है? पहली किताब में शाही घर परिवार यानी राजा का अपना घर परिवार के बारे में और उसकी रख रखाव की जानकारी मिलती है। दूसरा भाग, उसकी बुक का नाम क्या है? सिपाही आबादी। अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, कुछ भी आ सकता है। मंजिल आबादी किसका नाम था? सिपाही आबादी किसका नाम था? इन बिटवीन क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल डीप क्वेश्चन है ये, और बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनके नंबर कटते चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है बेटा, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री हो। पॉलिटिकल में इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है बेटा कि जो पॉलिटिकल है वो अपना आज का हाल फिलहाल का कंटेम्पररी जो इश्यूज होते हैं हम उनको पढ़ लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा याद जल्दी हो जाता है, कि वो समझ में जल्दी आ जाता है। इसमें क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें शब्द ऐसे होते हैं कि वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनका इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है,
हार्ड नहीं है, आपने इसको समय नहीं दिया, इसको समझने की कोशिश नहीं की। पहली पुस्तक का नाम आईने अकबरी की पहला पार्ट, पहला दफ्तर जो है मंजिल आबादी, इसमें शाही घर परिवार उसके रखरखाव की जानकारी मिलती है। दूसरा पार्ट है सिपाही आबादी, इसमें सैनिक और नागरिक प्रशासन का पता चलता है। बेटा सैनिक प्रशासन कैसा होता है, जिसमें सैनिक का बड़े अधिकारी जैसे कमांडर वगैरह होते थे, उसके नीचे के सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, उसकी जानकारी इसमें पता चलती है। नागरिक प्रशासन में नागरिक अधिकारियों के बारे में, जैसे कि जो आज के समय में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो इस तरह का नागरिक प्रशासन का पता चलता है। नौकरों की व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि नौकर को क्या काम करना होगा, किस तरह के किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, सिपाही आबादी में जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें कि नागरिक प्रशासन की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, इसका ऑप्शन बना देंगे मंजिल आबादी, सिपाही आबादी, या फिर आगे इनके और पार्ट्स के बारे में डाल देंगे, जितने पार्ट्स हैं। तो उसके बारे में आपको फिर एग्जैक्टली जो आंसर होगा सिपाही आबादी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐसे उसका जवाब ढूंढोगे आप। दोनों चीजें जानकारी याद रखिए, उससे अटैच जानकारी याद करिए। आप इनके नाम याद कर लोगे तो भी काम नहीं चलना, आपको नाम भी याद करना है, उसका काम क्या है वो भी याद करना है। अधूरी जानकारी प्राप्त मत कीजिए, पूरी जानकारी करोगे तो ही श्योर है कि आपको उसमें नंबर नहीं कटेगा। आगे चलते हैं। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकार की संक्षिप्त जीवनियां शामिल हैं। तो सिपाही आबादी में क्या क्या मिलता है, शाही अफसर जितने भी हैं, जो मनसबदार होते हैं, मनसबदार के बारे में मैंने बताया भी था, इनके मनसबदार छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे, सरकारी अधिकारी की तरह एक लोग काम करते थे, इनको वेतन मिलता था बाकायदा, इनको सैनिक भी मिलते थे इनकी सपोर्ट के लिए। विद्वानों, कवियों और कलाकार की संक्षिप्त जानकारी, इसमें जितने भी विद्वान होते थे समाज के अंदर, राज्य में, साम्राज्य में, कवि होते थे, उनके बारे में, कलाकारों के विषय में, उनके जीवन के बारे में जानकारी सिपाही आबादी से मिल जाती है। अब तीसरा, मुल्क आबादी। ये आबादी वर्ड है, इसमें मिटा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, शायद आबादी ही है, मुल्क आबादी वह भाग है। ये तीसरा दफ्तर है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उसके तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक और स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उसके अलग अलग इकाइयों को कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व की जमा भी दी गई है। अब ये जो पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजस्व का पता लग रहा है, रेवेन्यू कैसे आता था, सरकार के पास पैसा कैसे इकट्ठा होता था। तो इस मुल्क आबादी में क्या जानकारी मिलेगी हमें, साम्राज्य की प्रांतों की वित्तीय पहलू, जो फाइनेंशियल इश्यूज होंगे उनका पता चलता है, राजस्व की दर का पता लगता है, कितना टैक्स ये लोग लेते थे उसके आंकड़े पता लगते हैं। तो इन्होंने बताया उस समय कितने प्रांत थे, 12 प्रांतों का बयान देता है। मुल्क आबादी कितने प्रांतों का बयान देता है, 12 प्रांतों का। इस खंड में क्या पता चलता है, सांख्यिकी सूचनाएं तफसील होता है डिटेल से, बहुत ही डिटेल से इनकी जानकारी दी गई है। सांख्यिकी सूचना कैसी होती है, जैसे कि आपने सांख्यिकी को पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में, तो उस तरह की डाटा से संबंधित सूचनाएं इसमें मिलती हैं, जिसमें सूबों का और उसके तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक, यहाँ पे बताया है कि सूबे जो छोटे छोटे डिवीजन बनाए हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है, प्रशासनिक जानकारी मिलती है, वित्तीय इकाइयों का जो फाइनेंशियल यूनिट्स होती हैं, तो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य में फाइनेंशियल यूनिट जो होती थी, सरकार होती थी, फिर परगना, फिर महल, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक जानकारी जुटाते थे, इसमें स्थल की आकृति कैसी है, मैदानी भाग है, मरुस्थल का है, चट्टानी है, कैसा है उसका पता चलता है, पहाड़ी है। भौगोलिक प्रदेश में मिट्टी का, जलवायु का, ये सब इसमें ऐड करते थे। आर्थिक रेखा चित्र भी देखते थे कि किस क्षेत्र में इनकम का सोर्स क्या रहेगा, कितना टैक्स उनको देना है। और यहाँ हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की मापी गई जमीन, यानी सर्वे करके उसको नापते थे जमीन को, निर्धारित राजस्व फिक्स कर देते थे कि भी कितना टैक्स किनको, किस क्षेत्र के लोगों को जमा करना है, उसे जमा बोला जाता था। जो किसी भी क्षेत्र के लिए राजस्व फिक्स कर दिया गया है
उसे जमा कहा जाता था। सरकार को या शाही साम्राज्य को या शाही दफ्तर को उसे जमा कराना पड़ता था। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? इससे अगला जो टॉपिक है बड़ा टॉपिक है, पहले आप यहां तक का इसको पढ़ें। कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं किसी बच्चे को। सर धर्म सूत्र और मनुस्मृति में दोनों में क्या डिफरेंस है? धर्म सूत्र और मनुस्मृति, मनुस्मृति तो एक बेटा विधि ग्रंथ है, आदि विधि ग्रंथ, जो कि सबसे पहले इंडियन समाज के लिए यानी सनातन धर्म प्रथा के लिए लिखा गया एक कानूनी ग्रंथ है, जिसमें हमें रूल्स का पता लगता है, सामाजिक नियमों का पता चलता है। और धर्म सूत्र जो हैं वो बहुत बाद में लिखे गए हैं, और धर्म सूत्रों से हमें धर्म के बारे में, धार्मिक विषयों की जानकारी हमें पता चलती है। और धर्म सूत्र में ये भी पता चलता है कि जो समाज के अंदर जातियां हैं, या जो सबसे ऊंची जाति को किसको दर्जा मिलेगा, निम्न जाति को किसको मिलेगा, जातियों के क्या काम होंगे, सामाजिक संगठन का पता चलता है, उनकी आपस में संबंधों का, अंतर संबंधों का भी पता चलता है। तो ये है धर्म सूत्र, और ये जो है इनके अंदर योगदान है ब्राह्मणों का, धर्म सूत्रों के अंदर। ठीक है बेटा। और मनुस्मृति में मनु के द्वारा लिखा गया है उसे, मनु नाम के एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है, एक तरह से ऋषि मुनि की तरह रहा करते थे, उन्होंने इसे मनु ने लिखा है मनुस्मृति को। आदि विधि ग्रंथ है वो, लीगल रूल्स के लिए। सर एक बड़ी महाभारत का भी बता दो, महाभारत किसने लिखी? महाभारत बेटा उसका जो उसका मुख्य भाग जो है, जो मुख्य भाग है वो भाट सारथी के द्वारा लिखा गया है। वैसे कंप्लीट जो महाभारत है हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको मुख्य कथा कह सकते हैं एक तरह से। मुख्य कथा भाट सारथी, और कंप्लीट के लिए वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी। और वैसे अगर कोई ये पूछता है कि किसी क्या, गणेश जी ने लिखी, अगर कोई, हाँ गणेश जी के द्वारा उन्होंने लिखवाई है, महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथों से लिखवाया है। इस तरह का विवरण हमें विभिन्न, हाँ बोलो। टाइप में आ जाए कि महाभारत किसने लिखी और दोनों का नाम आ जाए, तो किसका नाम लिखना है? हाँ नहीं, आपसे उसमें साफ साफ बताएंगे। अगर मूल कथा पूछते हैं तो भाट सारथी का, और कंप्लीट महाभारत के रचयिता कौन थे तो महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत के रचयिता कौन थे तो उसमें महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है। नहीं और अगर सर, गणेश जी का नाम आ जाए, गणेश जी का नाम नहीं, गणेश जी का नाम ही नहीं आएगा। गणेश जी का नाम कैसे आएगा बताओ? वो तो सिर्फ एक हमें किसी इंस्क्रिप्शन अभिलेख के जरिए ये बात पता चली है कि गणेश जी से लिखवाया है, क्या पता ना लिखवाया हो, उसकी कंफर्म जानकारी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। समझे या नहीं समझे? तो हमें उनका क्रेडिट मानना ही होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, डेफिनेटली गतिशील ग्रंथ है। इसके अंदर जानकारियां जुड़ती रहती हैं। पहले माना जाता था मात्र 10,000 श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ करके आज इनकी संख्या कितनी हो गई, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा। महाभारत के रचयिता, जैसे कि मूल कथा के रचयिता भाट सारथी और कंप्लीट के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी को मानते हैं, जो कि गणेश जी के द्वारा लिखवाया गया। ऐसा उदाहरण आप दे सकते हो, ना दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ये बताइए कि ये गतिशील कैसे है। इसके अंदर भाईचारे का पता चलता है, आपसी, जैसे कौरवों का पांडवों का आपसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, उन तरह की जानकारी को हम बता सकते हैं। द्रौपदी के चीर हरण का पता चल, इस तरह की बहुत सी बातों को हम इसमें बता सकते हैं, कुछ उदाहरण देते हुए समझा सकते हैं। ये गतिशील है डेफिनेटली। इसके अंदर नई से नई जानकारियां पता चलती हैं। उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों के लोगों का योगदान इसमें रहा है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुक्थांकर नाम के एक विद्वान के द्वारा तैयार किया गया था, जिसको इस कार्य को संपन्न करने में 40 वर्ष लगे थे, और उसमें कई विद्वानों का इसमें योगदान रहा है। ये आप बात बताएंगे उसमें। और ये गतिशील इसलिए, जैसे कि इसके अंदर चीजें जो हैं, या जो जिस तरह के संस्मरण इसमें जुड़ते रहते हैं, जिस तरह से पहले श्लोक कम थे, बाद में उसकी सामग्री है वो बढ़ती चली गई। इसको एक महाकाव्य कहा जाता है। इसमें गद्य भाग बहुत कम है।
इसमें एक पार्ट है इसका उपदेशात्मक भी होता है, उपदेश देते हुए, जैसे गीता का उपदेश देते हुए महाभारत के अंदर जो भागवत गीता है वो इसका एक भाग है, महाभारत का एक भाग है भागवत गीता। कहीं आप सोचो कि वो एक अलग ग्रंथ है, नहीं, वो उसका एक सब पार्ट की तरह से है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, तो उसका उपदेशात्मक विवरण अलग होता है, आख्यान अलग होता है। आख्यान एक तरह से कहानियों का आलेख होता है, कहानी के जरिए उसको बताया जाता है कि किस तरह से ये बात घटित हुई थी, इस तरह से समझना है बेटा। इसको जब आप उसकी आपकी हेल्प बुक से भी थोड़ा बहुत मदद ले सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में समझने की कोशिश करो, ये टॉपिक समझने के हैं, इतना हार्ड नहीं है। कोई भी बच्चा अपने माइंड में ये ना समझे कि ये तो चीज ऐसी है जैसे तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बातें आपसे पूछी जाएंगी। और हिस्ट्री की एक ये खासियत रहती है कि जो क्वेश्चन आपके टेक्सटुअल उसमें एमबीडी की बुक में है या ज्यादातर आपके टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज ज्यादातर बदलते नहीं है, लेकिन बदल दे तब भी हम आपको उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदली नहीं जाती है, इतना रहता है बेटा। इसके बारे में जैसे जो भी चैप्टर आप पढ़े तो उसके बारे में सबसे पहले मेन क्वेश्चन आंसर पढ़ने की कोशिश किया करो, सबसे ज्यादा मेन, ताकि उसका बेस आप तैयार कर लें और फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चंस तैयार करो। फिर आपको काफी कुछ उसके चैप्टर के बारे में समझ विकसित हो जाएगी। और इस बार के लिए नवंबर दिसंबर के लिए जैसा कि फॉर्मेट बताया गया है, छोटे क्वेश्चन की तैयारी अपने माइंड में सेट कीजिएगा, छोटे क्वेश्चंस की, और फिर बेटा इस बहाने आप अगर शॉर्ट आंसर भी लॉन्ग आंसर भी पढ़ लेते हो तो आपके वो आगे भविष्य में काम आएंगे। एकदम से तो याद नहीं कर पाओगे, आगे एकदम से याद नहीं कर पाओगे ना उस चीज को। और फिर बड़े क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो छोटे अपने आप कवर होते हैं। क्या ये जैसे कि इसमें बताया गया है कि गोत्राओं वुमेन की शादी के बाद वुमेन का मतलब सरनेम चेंज हो जाता था, पर जो सातवान हाँ, सातवान सास को इसके अपवाद में है, वे अपने हाँ बेटा ऐसा इसलिए था क्योंकि सारे के सारे समाज एक ही तरह के रीति रिवाज फॉलो नहीं करते थे, यानी सभी लोग धर्म सूत्रों के अनुसार जीवन जीना ठीक नहीं मानते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्राह्मण शास्त्रों को नहीं मानते थे, समझ गए, कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण शास्त्रों को नहीं मानते थे। अपने ही गोत्र में शादी कर लेना, अपने जैसे महिलाओं के गोत्र जो हैं अपने पिता के नाम पे उनके गोत्र चल रहे हैं, तो ये सातवान शासकों को इसके अंदर शामिल किया गया है। ऐसा भी माना जाता था क्षत्रिय ही शासक होते थे, लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है क्षत्रिय ही शासक होते थे। एक आपके टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर में ये शामिल किया गया है बाकायदा ये क्वेश्चन कि क्षत्रिय ही शासक होते थे, आप इसको एक्सप्लेन करें, तो ये जरूरी नहीं है क्षत्रिय ही शासक थे। जैसे परशुराम का एग्जाम्पल दे सकते हो, कणव का शुंग वंश का शासन का एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि ब्राह्मण थे। इस तरह के मौर्य राजवंश के बारे में हमें बौद्ध धर्म ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है कि ये निम्न कास्ट के थे, जबकि दूसरे ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है धर्म सूत्रों से कि ये लोग ऊंची जाति के थे। तो ये जानकारी हमें काफी कुछ इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराती है। और ये रही बात गोत्र की, तो गोत्र व्यवस्था जैसे कि अपने धर्म सूत्रों के अनुसार चलते हैं, ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार, तो उसके अनुसार तो बेटा अपने यानी स्त्री का अपने गोत्र को छोड़कर बाहर के दूसरे गोत्र में उसकी शादी करते थे। ये महिलाओं का सरनेम जो है उसके पति के अकॉर्डिंग हो जाता था शादी होने के बाद, लेकिन यहाँ सातवान शासकों के यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसका उदाहरण आप अपवाद के रूप में ले सकते हो कि सारा समाज एक ही प्रकार के नियमों को नहीं मानता था, सामाजिक नियमों को नहीं मानता था, सभी जगह एक जैसा परिवेश नहीं था, कुछ बातें ऐसी भी थी जो अलग रहती थी। ठीक है, अब आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए जिस तरह का बताया गया है। छोटे क्वेश्चनों पे विशेष फोकस कीजिएगा और बड़े भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि एकदम से तो फिर अगले पेपर का भी तैयारी नहीं कर पाओगे, वो तो बेटा धीरे धीरे ही होता है। जाति के बारे में क्या बता दो, जाति की बेटा एक जाति 4 वर्ण डिवाइड कर रखे थे, फिर जाति बनाने 4 की वर्ण जरूरत पड़ी। बेटा सुनिए, इसमें 4 वर्ण बनाए गए थे, आपको पता है, ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय बताया, वैश्य बताया, शूद्र बताया, 4 बन गई। तो चारों बनने के बाद सामाजिक विभाजन
या उनका काम देख के, मेनली उनका कार्य देख करके, और एक तरह से उसको ये माना गया था कि भाई जैसे शीर्ष जो व्यक्ति का शरीर है, मानव के शरीर में शीर्ष जो है वो, या फिर हम ब्रह्मा के सिर से उसका उद्भव हुआ है ब्राह्मण का, क्षत्रियों का उसके कंधों से, उसके छाती से हुआ है, और तीसरा वैसे है वो व्यक्ति की जंघाओं से उसका मतलब यानी ब्रह्मा की जंघाओं से उसका जन्म हुआ है, और शूद्रों को उसके चरण से उद्भव माना जाता है, उनका जन्म वहां से हुआ है, चरणों से। तो इस तरह से इनकी सामाजिक हैसियत का तो पता लग ही गया है। इसी तरीके से इनके काम भी डिवाइड किए गए थे। जैसे कि ब्राह्मण को काम दिया गया कि आप लोग क्या करेंगे कि उनको धर्मशास्त्र का पढ़ने का, पूजा पाठ करने का, या फिर जो उपदेश देने का, इस तरह का, या हवन कुंड, हवन वगैरह करवाने का, अनुष्ठान कराने का, सामाजिक अनुष्ठान, ये सब धार्मिक अनुष्ठान कराने में इनका योगदान समझा गया कि सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथों को ये लोग पढ़ सकते थे। लेकिन उस समय व्यवस्था की कि वे शूद्र लोग और महिलाएं इनको हाथ नहीं लगाएंगी, वेदों को हाथ नहीं लगाएंगी। और दूसरा जो भाग था क्षत्रिय, तो क्षत्रियों के बारे में कहा गया कि ये युद्ध लड़ेंगे, शासन करेंगे। तीसरा वैश्य समुदाय था, ये व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए। और शूद्र होता था इन तीनों वर्णों की सेवाओं के लिए। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी थे समाज के अंदर जो इन चारों वर्णों में शामिल नहीं हो रहे थे, और उनकी कैटेगरी बनानी बहुत जरूरी थी, सामाजिक संरचना बहुत जरूरी थी, इसलिए जाति को शामिल किया गया। जैसे कि सुनार है, सुनार को इन किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते थे। जो भी दस्तकार व्यक्ति होते थे उनको अलग ही कैटेगरी के अंदर शामिल करने के लिए इस तरह का शामिल किया गया था। जैसे शूद्र लोग हैं, इनको अगर वैसे तो चांडाल वगैरह सब इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ वर्ण ऐसे थे जो इन कैटेगरी में शामिल नहीं हो रहे थे। सुनार का एग्जाम्पल खासतौर पर आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। इसलिए जातिगत भेदभाव, जातिगत सामाजिक संरचना जरूरी हो गई थी। ठीक है बेटा, अब यू कैन लीव नाउ। हाँ बेटा, लीव कीजिएगा। हिना।